मेरे मालिक ने मेरी शादी अपनी 15 साल की बेटी के साथ कर दी, जो कि अभी माँ बन चुकी थी। मैं मालिक के यहाँ पर 10 सालों से काम कर रहा था। मैं मालिक का बहुत वफादार था, क्योंकि मालिक ने बहुत ही मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया था। इसी वजह से मैं मालिक का एहसान आज तक कभी चुका नहीं पाया। लेकिन एक रात मालिक मेरे कमरे में आए, कहने लगे, रघु, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मालिक कहने लगे, तुम्हें आज अपने बरसों का एहसान मुझे चुकाना होगा। उस वक्त मैं मालिक की बातें सुनकर बेहद हैरान रह चुका था। जब मालिक ने कहा कि तुम मेरी 15 साल की बेटी के साथ शादी करो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से मैं चुपचाप मालिक की बात को मान लिया। मुझे लगा कि मालिक की बेटी अभी बच्ची है, उसे सुहागरात के बारे में कुछ भी समझ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सुहागरात की रात मैं कमरे में गया, तो मालिक की 15 साल की बेटी एक जालीदार नाइटी पहन कर आई। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उस वक्त मैं अपने जज्बात खोने लगा था और बिना देरी किए अपनी पत्नी का साथ देने लगा। लेकिन तभी मेरी पत्नी ने कहा कि उसे काले घोड़े की सवारी करनी है। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी और मैं बिना देरी किए हुए अपनी पत्नी के साथ पूरे 5 बजे तक। मेरा नाम रघु है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग रखता हूँ। मेरे माता पिता दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे। दोनों ने शादी के 5 साल बाद ही एक दूसरे को तलाक दे दिया। मैं अपने माता पिता का इकलौता था, लेकिन माता पिता को मुझे बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं था। मेरे पिताजी किसी और औरत के साथ शादी कर चुके थे, तो दूसरी तरफ मेरी माँ ने किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर ली। लेकिन कोई भी मुझे अपने साथ लेकर जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हार पछता कर मेरी नानी मुझे अपने पास लेकर चली गई। मैं अपनी नानी के पास ही रहा करता था। मेरी नानी बेहद मुझसे प्यार करती थी, हालांकि वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। इसी वजह से मुझे वह पढ़ा लिखा नहीं पाई। नानी के पास भी उनकी जमा पूंजी थी, जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी काट रहा था और मुझे नानी के पास रहते हुए पूरे 18 साल बीत चुके थे और अब मेरी 18 साल उम्र भी हो चुकी थी। अब धीरे धीरे मेरी जो दोस्ती थी वह गलत दोस्तों के साथ होने लगी थी। मैं गलत दोस्तों की संगति में आ चुका था और धीरे धीरे मैं चोरी चकैती का आदी भी हो चुका था। मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं कि जो मुझे कोई नौकरी पर रखता। इसी वजह से मैं लोगों के घरों में चौकीदारी का काम करने लगता और काम करने के बहाने ही लोगों के घरों में छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। ऐसा नहीं कि है कि ये काम मैं खुशी से करता था, मजबूरी ही मुझे सब कुछ करवा रही थी। वह इस वजह से क्योंकि मेरी नानी की अब उम्र हो चुकी थी। उनकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी, जिसकी वजह से उनकी दवाइयों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और मेरे पास इतना पैसा था भी नहीं। जब भी मैं माँ को फ़ोन करता तो माँ मेरा फ़ोन नहीं उठाती और ना ही वह नानी से मिलने के लिए आया करती थी। वह तो अपनी ही दुनिया में बेहद खुश थी। इसी वजह से उन्होंने एक बार भी मुड़कर मुझे और नानी को बिल्कुल भी नहीं देखा था। हालांकि मैं आज आस पड़ोस के लोगों से भी काफ़ी बार मदद मांगा था। वह भी मेरी काफ़ी बार मदद कर चुके थे। लेकिन अब बार बार लोग भी कैसे दूसरे इंसान की मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आज तक एक भी बार उनका पैसा दोबारा चुकाया नहीं था। मैं हमेशा उन्हें कहता कि वक्त आने दो, मैं जल्द ही तुम लोगों का पैसा चुका दूंगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे मैं लोगों का कर्जदार हो चुका था। उसके बाद मैंने कई जगह नौकरी भी की। कहीं पर मुझे अच्छी नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। हर कोई मुझसे कम पैसे करवा कर बहुत ज़्यादा काम करवाया करता था। सारा दिन काम करने की वजह से नानी को भी मैं बिल्कुल देख नहीं पाता था। जब शाम को घर जाता तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती। इसी वजह से मजबूरी में आकर मैं चौकीदारी का काम करने लगता। अब लोगों के घरों में कुछ ना कुछ सामान भी लगे हाथ चुरा लिया करता और इसी तरीके से काम करते करते मुझे 1 साल बीत चुका था। किसी को भी मेरी सच्चाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी, क्योंकि एक शाम को मैं एक बंगले पर ड्यूटी कर रहा था कि तभी मुझे मेरा दोस्त मिला। कहने लगा, अरे जल्दी से घर चल, तेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। नानी की बात सुनते ही मैं अपना काम छोड़कर तुरंत घर के लिए दौड़ा। जैसे ही वहां गया तो मैंने देखा कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर से पता चला कि उन्हें निमोनिया हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। जब मैं डॉक्टर से फीस के बारे में पूछा
तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि इन्हें 5 दिन तो कम से कम हॉस्पिटल में रखना ही पड़ेगा और 5 दिन के करीबन पूरे 50,000 होंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं बेहद हैरान रह चुका था। मैं अपनी नानी को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वही मेरा सहारा थी। पूरी जिंदगी ही उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और अब उनकी जिम्मेदारी मुझ पर बनती थी। इसी वजह से मैं डॉक्टर को कहा कि आप जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू करें। मैं जल्द ही सारे सारे पैसे जमा करके आपको दे दूंगा। ये कहते ही मैं अस्पताल के लिए निकला और तुरंत बंगले के मालिक से जाकर बात करने लगा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, कहा कि मुझे मेरी नानी के इलाज के लिए 50,000 रुपये की जरूरत है। मालिक ये बात सुनते ही कहने लगा कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इतनी तो तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं होगी जितनी तुम रकम मांग रहे हो। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैंने कहा कि मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जल्द से जल्द आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मैं आपके यहाँ काम दिन रात करूंगा। लेकिन वह मालिक इतना खड़ूस था, कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तुम जैसे नौकरों को इतने पैसे नहीं दे सकता। ये कहते ही उन्होंने मुझे अपने बंगले से भी निकाल दिया। हालांकि जितने दिन मैंने काम किया था उतने दिन के भी उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। अब मेरे सर पर परेशानी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं दौड़ता हुआ अपने आस पड़ोस के लोगों से उधारी पैसे भी मांगने लगा, लेकिन अब मुझे कोई भी पैसा नहीं दे रहा था, क्योंकि पहले से ही वहां पर मैंने बहुत उधारी करके रखी थी जो अभी तक मैं चुका भी नहीं पाया था। उस वक्त मेरी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। मैं रोता हुआ एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ चुका था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। आखिर मैं अपनी नानी का इलाज कैसे करवाऊं। मैं तभी मंदिर के आगे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अब आप ही मेरा सहारा हो। उस वक्त मैं मंदिर के बाहर पूरे शाम के 5 बजे तक बैठा रहा। बस मुझे अपनी नानी की काफी चिंता सता रही थी। मंदिर के जो पंडित हैं वह भी मुझे देख रहे थे कि मैं काफी देर से यहाँ पर बैठा हूँ। तभी वह मुझे पूछने लगे। मैंने उन्हें अपने घर के हालातों के बारे में बताया तो कहने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। यह कहकर वह पंडित भी वहां से जा चुके थे कि तभी कुछ देर बाद एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था। कहने लगा कि मैंने सुना है तुम्हें कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है। कुछ देर पहले तुम पंडित जी को अपनी परेशानी के बारे में बता रहे थे। ये सुनते ही मैंने उन्हें कहा कि क्या फायदा बताने का, कोई भी मेरी मदद तो नहीं कर पा रहा। मेरी नानी जो है वह जिंदगी मौत से लड़ रही है, उन्हें मेरी जरूरत है। मेरे माता पिता मुझे बचपन में छोड़कर चले गए। ये कहते ही मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि तभी वह आदमी कहने लगा कि मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपये दूंगा। मैंने तभी उस आदमी को कहा, लेकिन मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा, मैं तो कोई नौकरी भी नहीं कर रहा। तभी वह कहने लगे कि तुम्हें नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जाकर अपनी नानी का इलाज करवाओ और उसके बाद मेरे बंगले में आकर नौकरी करना। और तभी उन्होंने अपने पॉकेट से मुझे 50,000 रुपये निकाल कर दिए। मैं भी बिना देरी किए हुए वो पैसे लेकर अस्पताल चला गया और वहां जाकर पैसे जमा कर दिए। डॉक्टर ने भी मेरी नानी का इलाज भी शुरू कर दिया था। अब कुछ दिन नानी को ठीक होने में लग चुके थे। अब उसके बाद मैं अपनी नानी को लेकर घर आ चुका था। मैंने उस मालिक को भी कह दिया था कि मैं कुछ दिनों के बाद ही नौकरी पर आऊँगा, क्योंकि अभी मेरी नानी अस्पताल से वापस आई है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। इसी वजह से उन्होंने मेरी बात पर भी सहमति जताई थी। अब धीरे धीरे मेरी नानी जो ठीक होने लगी थी। इसी वजह से अब मैं अपनी नौकरी पर चला गया। मेरे दिल में अब उस मालिक के लिए बेहद प्यार आ चुका था। जैसे मैं उनके बंगले में गया तो उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपने मेरे बहुत ही बुरे वक्त में मेरी मदद की है और मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और जिस दिन आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बेझिझक कहना, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। ये सुनते ही मालिक खुशी से मुझे गले लगा लिए। कहने लगे कि मैं बस चाहता हूँ कि जो भी मेरे यहाँ पर काम करे वह मेरे लिए वफादार हो। मैं मालिक की बात को समझ चुका था। मालिक ने मुझे अपने बंगले में एक छोटा सा रूम भी दे रखा था। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मालिक का कहना था कि मुझे अक्सर काम के सिलसिले से विदेश भी जाना पड़ता है। उन दिनों मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों ही घर पर अकेले रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके अच्छे से ध्यान रखो और घर के कामकाज में भी मदद किया करना। मालिक की बात सुनने के बाद मैं अपने कमरे में जा चुका और अपने मन में सोच लिया कि अब मैं कोई भी चोरी चकैती नहीं करूंगा, बल्कि दिल से काम करूंगा, क्योंकि मालिक ने मेरे बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया है और यह नौकरी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से अब मैं दिन रात वहां पर मेहनत करने लगा।
जब भी घर में कोई भी काम पड़ता तो मैं हमेशा हाजिर रहता। धीरे धीरे मालिक ने मुझे गाड़ी चलाना भी सिखा दिया था। इसी वजह से जब भी मालकिन को कहीं पर भी जाना होता तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाया करता था। बाजार से भी कभी भी कोई सब्जी लानी होती, वह भी मैं खुद लेने के लिए जाया करता था। और मालिक भी ये सब देखकर बेहद खुश हो चुका था। धीरे धीरे मालिक मुझे अपना वफादार समझने लगे और मैं भी उनके साथ वफादारी ही निभाना चाहता था, क्योंकि वह अक्सर एतवार के दिन मुझे अपनी नानी के पास खुद भेज दिया करते थे। वह कहा करते थे कि अभी तुम्हें तुम्हारी नानी को तुम्हारी जरूरत है, और बल्कि हाथ में मेरे फल फ्रूट भी भेजा करते थे। वह कहते थे कि इस उम्र में बुजुर्गों को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वाकई जो मेरे मालिक थे वह बेहद अच्छे थे। उनका स्वभाव भी मेरे प्रति काफ़ी अच्छा था। वह नरम दिल स्वभाव के थे। उन्हें मेरे साथ साथ मेरी नानी की भी काफ़ी चिंता रहती थी। धीरे धीरे मेरे दिल में मेरे मालिक के लिए जो प्यार था वह बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि मालिक का जो स्वभाव था मेरे प्रति काफी अच्छा था। आज तक कभी भी उन्होंने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की थी। एक दिन मालिक ने खाना बनाने के लिए नए नौकरों को रखा था। वह नौकर खाना तो बेहद अच्छा बनाते थे, लेकिन हमेशा ही वह आस पास की चीजों को घूर घूर कर देखा करते थे और एक दूसरे से बातें करने लगते। मुझे उनका देखने का अंदाज बेहद अलग सा लगता था। इसी वजह से मैं अक्सर उन पर निगरानी भी रखा करता था। लेकिन एक रात मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी थी। मैं नींद में उठकर जैसे ही किचन में पानी लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि वही दो नौकर घर में चोरों की तरह घूम रहे थे। बल्कि मैं ये कहूँ कि वह नौकर बनकर यहाँ पर चोरी करने के इरादे से ही आए थे। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। इसी वजह से मैं बिना देरी किए हुए दबे पांव मालिक के कमरे में चला गया और उन्हें जाकर वह सारी सच्चाई बता दी। मालिक और मैं हम दोनों ही घर के पिछले रास्ते से घर के अंदर एंटर किए और पीछे से आकर उन चोरों को पकड़ लिया, और मैंने तुरंत उसे रस्सी से बांध दिया और बिना देरी किए पुलिस को भी जाकर इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस भी उन चोरों को पकड़कर ले जा चुकी थी। उन चोरों ने जो जो सामान चुराया था उसके बाद मैंने वह सारा सामान उसकी सही जगह पर रख दिया। यह सब देखकर मालिक बेहद खुश हो चुके थे। तभी वह कहने लगे कि रघु, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वफादार हो। आज अगर समय पर तुम मुझे ना बताते तो शायद वह लोग कब का चोरी करके भी जा चुके होते और शायद कुछ नुकसान भी कर देते। ये सुनते ही मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे थे, क्योंकि मालिक मुझे पहले से भी ज्यादा चाहने लगे थे। वह मुझे और भी ज्यादा इज्जत दिया करते थे। अब धीरे धीरे ये बात पूरे बंगले में फैल चुकी थी। अब सबको मालूम हो चुका था कि मैं मालिक का वफादार बन चुका हूँ। इसी वजह से हर कोई मेरे सामने नीचे आंखें करके ही बात किया करता। अब मालिक घर का कोई भी काम करते तो मुझसे जरूर पूछा करते थे। अब इसी तरीके से वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा था। अब मुझे मालिक के यहाँ पर काम करते हुए पूरे 10 साल बीत चुके थे। 10 सालों में काम करते हुए जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती तो मालिक मुझे तुरंत दे देते। वह कभी इनकार न करते। लेकिन अब कुछ दिनों से मुझे मालिक के कमरे में अक्सर चिल्लाने की आवाजें आया करती। इन आवाजों को सुनकर मुझे ऐसा लगता कि मालिक का पर्सनल मैटर चल रहा है। इसी वजह से मैं उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे मालिक का जो व्यवहार था वह बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। वह बात बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगे थे। यह देखकर मुझे समझ में आ चुका था मालिक अपनी बेटी के साथ किसी बात के लिए नाराज हैं, क्योंकि जब भी वह दोनों खाने की टेबल पर बैठते तो एक दूसरे से बहस रही होते। एक शाम को मैं खाना खाने के बाद आराम से आकर अपने कमरे में लेट चुका था कि तभी मुझे मेरे मालिक की आवाज आई। वह मेरे कमरे में आए। ज्यादातर मालिक मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आते थे। उन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी काम पड़ता तभी वह आते थे। लेकिन आज उनके कमरे में आने का कारण क्या था यह मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। मैंने तभी मालिक को कमरे में बैठाते हुए कहा कि आप मुझे कह देते, मैं आपके पास ही चला आता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मालिक कहने लगे कि नहीं नहीं रघु, मुझे तुमसे पर्सनली कुछ काम था। आज बस मैं तुमसे कुछ जरूरी काम से आया हूँ। बल्कि मैं तो तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। उस वक्त मैं बिना देरी किए हुए मालिक का हाथ पकड़कर कहने लगा कि मालिक, आप भी मेरे जीवन दाता हैं। आपने ही मुझे जिंदगी दी है। आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? बल्कि आप तो हुक्म करें। यह कहते ही मालिक कहने लगे कि तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी संजना से शादी कर लो। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी।
मैंने कहा कि मालिक, आप यह सब क्या कह रहे हैं? कहीं इससे पहले मैं आगे कुछ बोलूं, मालिक तभी कहने लगे, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं और मैं कल ही तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करवाना चाहता हूं। मुझ में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं अपने मालिक के साथ सवाल करूं, लेकिन इन सब बातों को सुनकर मैं चुप हो चुका था कि तभी मेरे मालिक मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि रघु, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। प्लीज तुम इनकार बिल्कुल भी मत करना। यह तो सच था कि मालिक आज पहली बार मुझसे कुछ मांग रहे थे। इसी वजह से मैंने भी चुपचाप उनकी बात को मान लिया, क्योंकि मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं था। और अगले ही दिन मालिक ने घर पर ही पंडित जी को बुलाकर मेरी और मालकिन की शादी करवा दी। हालांकि उनकी बेटी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, यह मैं अच्छे से देख पा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। शादी होने के बाद मालिक ने मुझे मेरी बीवी के कमरे में भेज दिया। अब इस घर में मेरा जो रुतबा था वह बदल चुका था। अब मैं इस घर का नौकर नहीं बल्कि दामाद बन चुका था। लेकिन मुझ में उस कमरे में जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी अपने कपड़े बदल कर बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसका फोन था। जैसे ही मैं उसके बगल में आकर बैठा तो वह बहुत ही तेज मुझ पर चीखने और चिल्लाने लगी। कहने लगी कि तुम ज्यादा खुश मत होना, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम बस मेरे नौकर हो और तुम अपनी औकात में ही रहना। यह कहकर वह कमरे के बाहर जा चुकी थी। इन बातों को सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं एक नौकर हूँ और इतने सालों से इस घर में मैं नौकर की हैसियत से ही काम कर रहा था। मैंने तो ये शादी सिर्फ और सिर्फ मालिक के कहने की वजह से ही की थी। उसके बाद मैं सोफे पर आकर जाकर लेट चुका था। सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। हालांकि मेरे लिए वह मेरी पत्नी थी, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ नौकर था। मेरी पत्नी सोते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं ना चाहते हुए जैसे उसके बगल में गया तो उसकी तुरंत आंखें खुल चुकी थी। वह चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बस आपको उठाने के लिए आया हूँ। ये सब बात चल रही थी कि तभी मेरी जो पत्नी है उसके फोन पर मैसेज आना शुरू हो चुके थे और वह उन मैसेजों का जवाब देने लगी। मैं भी तुरंत बिना देरी किए वहां से निकल चुका था और जाकर फ्रेश होने लगा। फ्रेश होकर जैसे ही मैं जाकर नीचे गया तो मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर काफी सारा नाश्ता बनाकर तैयार किया गया था। मैं भी बाकी नौकरों की तरह मदद करने लगा कि तभी मालिक मुझे देखते ही कहने लगे कि अरे रघु, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम भूल रहे हो कि तुम अब इस घर के नौकर नहीं हो बल्कि दामाद हो। अब तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ ही काम किया करोगे। ये सुनते ही सभी नौकरों की जो आंखें थी वह बड़ी हो चुकी थी और वह मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। फिर मैं भी जैसे ही मालिक के बगल में जाकर बैठा तो मेरी पत्नी भी आकर बैठ चुकी थी। लेकिन वह मेरे बगल में नहीं बैठी, वह दूसरी सीट पर कहीं जाकर बैठी थी। और यह बात मैं अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि हमारी शादी किन हालातों में हुई है यह हम दोनों से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता था। मैं नाश्ता कर रहा था कि तभी मेरे मालिक, जो कि अब मेरे ससुर बन चुके थे, वह हंसते हुए कहने लगे कि ऑफिस से आने के बाद तुम ही अपनी पत्नी को कॉलेज से लाया, क्योंकि अब तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी अब तुम पर है, तुम्हें ही उसे संभालना पड़ेगा। यह कहते ही मैंने भी जी जी कहकर इस बात का जवाब दे दिया। तभी मैंने देखा कि दूसरी तरफ मेरी पत्नी मुझे घूर घूर कर गुस्से से देख रही थी, ऐसा मानो जैसे वह मुझे कच्चा ही चबा जाए। अब उसके बाद मालिक मुझे अपने साथ ऑफिस में ले जा चुके थे। दिन भर मैं मालिक के साथ काम किया और आज सारा दिन बहुत ही ज्यादा बिजी था। शाम को जैसे अपनी पत्नी को लेने के लिए कॉलेज गया तो वह गाड़ी में आकर तुरंत बैठ चुकी थी। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके बात करने का अंदाज बेहद अलग था, बल्कि यूं कहूं कि वह तो किसी से प्यार भरी बातें कर रही थी। बेशक वह मुझे अपना पति नहीं मानती थी, लेकिन मैंने सच्चे दिल से शादी की थी और अपने ही सामने अपनी पत्नी को किसी और से बातें करता देखना यह कोई भी मर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन यह सब मैं मजबूर था, क्योंकि मैं एक नौकर था। इसी वजह से मैं चुपचाप इन बातों को देख रहा था। अब रोज ऑफिस का काम खत्म होने के बाद जैसे ही पत्नी को लेने के लिए जाता तब वह किसी से बैठकर कॉफी कैफे में बात कर रही होती। वह किसी लड़के के साथ बात करती थी और मुझे कहती कि तुम्हें पिताजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ
वह बात बात पर मेरी खूब इंसल्ट करती थी कि तुम सिर्फ नौकर हो। पिताजी ने पता नहीं क्या सोचकर एक नौकर से मेरी शादी कर दी। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इसी वजह से मेरी पत्नी जैसा कहती मैं वैसा करता। मैं कभी भी उसे किसी चीज के लिए रोक टोक बिल्कुल भी नहीं करता था। अब रात को जैसे ही मैं कमरे में जाता तो मेरी पत्नी गहरी नींद में सोई होती। सोते हुए वो बहुत ज्यादा मासूम लगती। उसकी मासूमियत देखकर मुझे उस पर प्यार आने लगता। मैं सारी रात सोफे पर बैठकर बस उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे सुबह उठने में काफी देरी भी होती। और जैसे सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी पिंक कलर का सूट पहनकर बाहर जा रही थी, जिसमें आज वह बेहद सुंदर लग रही थी। तभी वह कहने लगी कि तुम मुझे आज छोड़कर आओ। अगर मैं अकेली गई तो पिताजी मुझ पर शक करेंगे। मैं भी अपनी पत्नी की बात को मानकर फ्रेश होने के लिए चला गया और उसके बाद उसे गाड़ी में बिठाकर वहां छोड़ आया जहां वह जाना चाहती थी। मुझे पता था कि मेरी पत्नी किसी लड़के के साथ प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मालिक ने उसकी शादी मुझसे करवा दी, जिससे वह आज मिलने के लिए आई थी। यह सब देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ भी होती थी, लेकिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रख दिया था क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था। मुझे पता था कि मेरी पत्नी मुझे अपना पति बिल्कुल भी नहीं मानती और वह इज्जत मुझे बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी क्योंकि मैं एक नौकर हूँ। इसी तरीके से दिन बीत रहे थे। मेरी पत्नी हमेशा ही फ़ोन पर घंटों घंटों भर बातें किया करती। मुझे जैसा कहती मैं वैसा करता। वह हमेशा रोज कॉलेज से आने के बाद उस लड़के से मिला भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरा अपना पत्नी को लेकर जो एहसास था, फीलिंग थी, वह बढ़ने लगी थी क्योंकि मैं उसे दिल से अपनी पत्नी मानता था। मैंने उसे दिल से शादी की थी। रात हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी अचानक मेरी पत्नी मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ चुकी। बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उस वक्त मैं ये सब देखकर हैरान रह चुका। हालांकि मेरे बगल में मेरे मालिक भी थे, जो ये सब देखकर खुश हो चुके थे। कहने लगे कि तुम दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में खुश रहो। खाना खाने के बाद मैं जैसे अपने कमरे में वापस आया तो फिर से मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगी। कहने लगी कि अब से आप ही मेरे पति हो और मैं आपके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और उसके बाद उसने तुरंत मुझे फिर से अपने गले लगा लिया। पहली बार मेरी पत्नी ने मुझे कस कर पकड़ा था, जिसकी वजह से मेरे जो जज्बात थे वह बढ़ने लगे थे। अब वह रोज मुझसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें भी किया करती थी। ऐसा लगता था कि मानो सच में अब वह मुझे अपना पति मान चुकी हो। लेकिन मुझे हमेशा ही दाल में कुछ काला नजर आता था, क्योंकि मेरी पत्नी फोन पर मेरे सामने बात नहीं किया करती थी। वह हमेशा छुप छुप कर कुछ करती रहती थी, जिसके बारे में मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। अब रात को मुझे अपने वह बगल में भी सुलाया करती और अपना हाथ मेरे हाथ में थाम कर प्यार भरी बातें किया करती। यूं ही करते करते कुछ दिन बीत चुके थे और धीरे धीरे मुझे अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार होने लगा था। मुझे भी लगने लगा था कि शायद वह सच में मुझसे प्यार करने लगी है और मुझे अपना पति भी मान चुकी है, क्योंकि वह हमेशा ही मेरी पसंद के कपड़े पहना करती। यह सब देखकर मैं बेहद हैरान रह जाता। इसी वजह से मैं भी खुशी खुशी इस रिश्ते को अब स्वीकार कर लिया था। मेरी पत्नी जब जहाँ कहती मैं वैसा कहता। एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी कि मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है। मैंने कहा कि कितने पैसों की ज़रूरत है? तो वह कहने लगी कि मुझे पूरे 10 लाख। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं हैरान रह चुका। लेकिन तभी वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि मेरी जो सहेली है वह बहुत ही अच्छी है। वो मेरी बचपन की दोस्त है। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा कि हम काम करते हैं, हम जाकर आपके पिताजी से मांगते हैं। तभी मेरी पत्नी कहने लगी कि अगर मैंने पिताजी से जाकर मांगा तो वो मुझे इनकार कर देंगे। मैंने ऐसे ही अपने पिताजी का बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है। मैं अब और दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं भी ये सोचकर अब परेशान हो चुका था कि आखिर हल कैसे निकाला जाए। तभी मेरी पत्नी कहने लगी, क्यों ना आप ही जाकर पिताजी से पैसे उधारी मांग ले। आप उन्हें बिल्कुल भी मत बताना कि इन पैसों की ज़रूरत मुझे है। आप उन्हें कहना कि आप उन्हें पैसे उधारी मांग रहे हैं और बाद में दे देंगे। मेरे पिताजी आपको पैसे तो खुशी खुशी दे देंगे, बल्कि आपसे पैसा वसूल भी नहीं करेंगे। यह कहते ही वह रोने लगी। मैंने उसे कहा कि आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही आपके पिताजी से जाकर बात करता हूँ। अब इसी तरीके से 2 दिन बीत चुका था। मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी पत्नी के लिए करना था।
मैं जैसे ही मालिक के पास और उनसे पैसे मांगने लगा तो मालिक ने तुरंत कहा, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोले कि तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैं तुम्हें बहुत पहले ही पैसे दे देता। तभी मालिक पूछने लगे, आखिर तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैंने कहा कि मालिक, मुझे किसी को उधारी पैसे देने हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये सुनते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। और तभी मैंने कहा कि पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने भी बिना देरी किए 10 लाख रुपए मुझे दे दिए। मैं वह पैसे जाकर सीधा अपनी पत्नी को दे दिया। मेरी पत्नी वह पैसे देखकर बहुत खुश हो चुकी और खुशी के मारे वह मेरे लिए एक दूध का गिलास लेकर आई, जिसे पीने के बाद मैं गहरी नींद सो चुका था। सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। मुझे लगा कि शायद वह अकेली ही कॉलेज चली गई होगी, लेकिन तभी मैंने बगल की एक चिट्ठी देखी जिसमें हिंदी में लिखा था कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। पिताजी ने ही जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई है। अब मैं इन पैसों से खुशी खुशी अपने प्यार के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। यह सब पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैं जैसे ही मालिक के पास दौड़ता हुआ गया और वहां जाकर खूब रोने लगा था। मैं उनके पैरों पर गिर चुका था। मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ लगी थी। मुझे आज पहली बार किसी से धोखा मिला था। इतने दिनों से मेरी पत्नी जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, सब धोखा था। मेरे पास कुछ लफ्ज नहीं थे। मैंने वह चिट्ठी मालिक को पकड़ा दी। मालिक मेरे आंसू पोंछते हुए कहने लगे कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखें बड़ी हो चुकी थी। मैं बस गहरी आंखों से मालिक को देख रहा था। तभी मालिक कहने लगे कि मेरी बेटी एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब मैंने उस लड़के के बारे में पता करवाया तो मुझे पता चला कि वह लड़का पैसों वाली लड़कियों के साथ ऐसे ही प्यार के खेल खेलता है और पैसे लूटने के बाद उन्हें छोड़ देता है। मैंने अपनी बेटी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसी वजह से मजबूरन मैंने तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दी। सोचा शादी के बाद वह सुधर जाएगी, लेकिन उसने शादी के बाद भी उस लड़के के साथ चक्कर चलाया, जो बहुत गलत था। उसने ये सब एक नाटक किया क्योंकि वह चाहती थी कि तुम मेरे पास आकर पैसे लो। इसी वजह से वह रोज तुमसे प्यार भरी बातें किया करती। मैंने तभी मालिक को कहा, आपको जब पता था तो आखिर आपने पैसे क्यों दिए? अब तो वह पैसे जा चुके हैं। मालिक कहने लगे कि वह पैसे नकली थे। मुझे मालूम था जब मेरी बेटी उस लड़के को पैसे देगी तो वह लड़का उसे रास्ते में छोड़कर चला जाएगा और जब वापस आएगी तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। कभी कभी हम जितना भी इंसान को समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन वह ना माने तो उसका ठोकर खाना बहुत जरूरी होता है। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, कुछ देर बाद मेरी बेटी वापस आ जाएगी। मैंने उसके पीछे आदमी लगा कर रखे हैं। तभी कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजी। दरवाजा खुला तो मैंने अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रोते हुए अपने पिता के पांव में बैठ गई और माफी मांगने लगी। तभी उसके पिता कहने लगे कि मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिसका तुमने दिल दुखाया है सबसे पहले उससे माफी मांगो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू थे। तभी मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़कर माफी मांगने लगी, कहने लगी कि इससे पहले मैंने तुमसे माफी मांगी थी, लेकिन वह दिखावा था। लेकिन आज दिल से मांग रही हूँ, तुम मेरा विश्वास करो, मुझे एक मौका दो। मैं एक गलत लड़के के प्यार में आ चुकी थी। वह लड़का पैसे लेकर भाग चुका है। उसे मुझसे प्यार नहीं था, सिर्फ पैसे से प्यार करता था। पिताजी के लाख समझाने के बाद भी मैं ना मानी। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी अपनी पत्नी से प्यार करने लगा था, इसी वजह से उसे माफ कर दिया। मेरी पत्नी को भी उसकी गलती का एहसास हो चुका था। इसी वजह से हम दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे। धीरे धीरे मेरी पत्नी को मुझसे बेइंतहा प्यार होने लगा। अब वह मुझ पर पूरा भरोसा रखती है और मैं भी आंखें बंद करके उसके पर पूरा भरोसा रखता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।